प्रस्तुतकर्ता पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा प्यार से परोसा। प्रायोजक SBI बेस्ट है सबको पता है। पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। और कामधेनु पेंट्स, दिल के रंग दीवारों पे। इकोनॉमी के मोर्चे पर शानदार खबर। अप्रैल में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 2,37,000 करोड़ रुपए पहुंचा। पिछले साल की तुलना में 12.6% की बढ़ोतरी। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच के लिए जनहित याचिका पर सुनवाई से किया इंकार। याचिकाकर्ताओं से पूछा, क्या आप गिराना चाहते हैं सुरक्षा बलों का मनोबल? पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने लगाया एक और प्रतिबंध। 23 मई तक के लिए बंद किया एयर स्पेस। पाकिस्तानी विमानों की हवाई उड़ानों पर लगाई पाबंदी। मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी नहीं है इजाजत। पहलगाम हमले पर बहुत बड़ा खुलासा। आतंकियों की पहले बेताब वैली में हमले की थी प्लानिंग। अंतिम समय में बैसरन घाटी में हमले की बनी योजना। सूत्रों के हवाले से खबर। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत सरकार ने दी बड़ी राहत। सरकार ने देश छोड़ने की समय सीमा अगले आदेश तक बढ़ाई। पहले 30 अप्रैल तक की थी समय सीमा। पहलगाम पहुंचे एनआईए के महानिदेशक सदानंद दाते। बैसरन घाटी में 3D मैपिंग करेगी एनआईए। आतंकियों के एंट्री एग्जिट पॉइंट का लगाएगी सटीक पता। जाति जनगणना की मंजूरी पर विपक्ष में मची क्रेडिट लेने की होड़। राहुल गांधी बोले, डेडलाइन तय हो। अखिलेश यादव ने पीडीए की जीत बताई तो बिहार में तेजस्वी ने बांटी मिठाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। शाम 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक राहुल नवीन ने कहा है कि इस साल ईडी का फोकस फेमा वायलेशन से जुड़े मामलों पर ज्यादा रहेगा। जो कंपनियां सरकार के नियम कायदों को लेकर कोताही बरत रही हैं या नियमों का सही से पालन कर रही हैं, प्रवर्तन निदेशालय उन पर पैनी नजर रखेगी। आपको बताएं कि इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं जरा क्या हुआ है ये पूरा मामला समझते। हमारे सहयोगी तरुण शर्मा हमारे साथ है। तरुण, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? तो साथ ही बताना चाहूंगा, आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का स्थापना दिवस था जिसको ईडी डे के तौर पे आज बनाया गया, जिसमें ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन अपने भाषण देते हुए उन्होंने साफ किया कि इस साल जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का फोकस है वो फेमा के जो वायलेशन है उन पे रहेगा या एफडीआई के जो वायलेशन होते हैं उन पे रहेगा, क्योंकि जो कंपनियां बेसिकली एफडीआई रूल्स में जो फॉर्म्स भरने होते हैं यदि उनका वायलेशन करती हैं और या एफपीआई जो है जो प्रॉपरली अपना डिस्क्लोजर्स नहीं देते हैं, उन तरीके की केसेस पे ईडी की बड़ी कार्रवाई रहेगी। इसी वजह से वो एक मैसेजिंग एक देना चाह रहे थे कि जो कंपनियां यदि जो आरबीआई के फॉर्म्स हैं या सरकार की तरफ से जो फॉर्म्स निकाले जाते हैं यदि उसको ढंग से डिस्क्लोजर नहीं देती हैं तो वो सजग हो जाए, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की उस पर नजर है। इसके साथ साथ उन्होंने कई सारे आंकड़े भी दिए कि 2005 में जब पीएमएलए आया था और 2014 तक केवल 200 केस ही रजिस्टर हो पाए थे और 2014 से लेकर 2024 के बीच में तकरीबन 5,513 केस
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पीएमएलए के अंतर्गत रजिस्टर किए हैं, जो तकरीबन 2500% का इजाफा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास का प्रोविजनल अटैचमेंट यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर चुकी है, जिसमें से 15,000 करोड़ तो पिछले साल ही उन्होंने अपने निवेशकों या ये कहें कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको लौटाए भी हैं। जो ईडी का ये कहना है कि जहां जहां हम अटैच कर रहे हैं वहां पे जो पैसा ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो बनाया गया है उसको वापस स्टेक होल्डर को लौटाना भी एक ईडी का कर्तव्य सा बन गया है। तो वो उस पे भी तेजी से काम हो रहा है। तकरीबन 17-18 ऐसे केसेस हैं जिसमें अभी तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पैसा लौटाया है। इसके साथ साथ उन्होंने जो अभी तक ये बात आती थी कि केस तो रजिस्टर हो जाते हैं लेकिन प्रोसिक्यूशन नहीं हो पाता, ट्रायल नहीं हो पाता, तो उन्होंने दबी जबान में ये भी कहा कि यदि ट्रायल की जिम्मेदारी कोर्ट पे होती है, जो लीगल प्रोसेस जो जिस तरीके से देश के अंदर चल रहा है उसकी वजह से ट्रायल में तेजी नहीं आ पा रही है। हालांकि उन्होंने एक फिगर भी यहाँ पे दिया कि हमने पिछले साल में तकरीबन 500 से ज्यादा केसेस के अंदर प्रोसिक्यूशन फाइल कर दिया है। अब कोर्ट के पास हैं वो केसेस और कोर्ट ट्रायल की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो इस तरीके से ईडी डे को उन्होंने एक तरीके से अपना एक पूरा एक बताया कि ईडी किस तरीके से पिछले 10 सालों के अंदर काम कर रही है, कहाँ का उनका फोकस है और कहाँ का आगे फोकस रह सकता है, और कैसे जो नई टेक्नोलॉजी का यूज करके वो फॉरेंसिक जो कर रहे हैं उनमें नई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जिससे क्रिप्टो करेंसी जैसे मामले भी जल्द से जल्द पकड़े जा सके। इस मौके पे जी एएसजी भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हवाला ऑपरेटर और जो आंगड़िया होते हैं इनको रिपोर्टिंग एजेंसी बनाना चाहिए। इसके लिए ईडी को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए जिससे ये पता लग सके कि आंगड़िया और हवाला ऑपरेटर किसको पैसा किसका ले रहे हैं और किसको पैसा भेज रहे हैं, और उसकी रिपोर्टिंग जो है वो इन एजेंसीज के पास आएगी तो आसानी होगा आगे के केसेस बनाने के लिए। तो ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर तरुण हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने जो साफ किया है कि फेमा उल्लंघन करने वाले जो हैं अब होंगे रेडार पर, कंपनियों पर पैनी नजर रख रही है ईडी। धन्यवाद करेंगे आपका तरुण इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल्स देने के लिए। आइए अगली खबर का अब रुख कर लेते हैं। चीनी मिलों की मनमानी पर अब सरकार ने करारा वार किया है। 450 शुगर मिलों को सीधे जीएसटीएन पोर्टल से जोड़ दिया गया है, जिससे उनके उत्पादन से लेकर बिक्री तक की हर गतिविधि पर सख्त निगरानी रखी जा सकेगी। सरकार का मकसद है चीनी कारोबार में पारदर्शिता लाना और गड़बड़ियों पर लगाम लगाना। इसके साथ ही 65 और मिलों को जल्द इस निगरानी सिस्टम में जोड़ा जाएगा। खास बात यह है कि अब रॉ शुगर को भी शुगर कोटे में शामिल किया जा रहा है ताकि कोटे का दुरुपयोग रोका जा सके। दिल्ली से हमारे साथ सहयोगी अमरीश पांडे है ज्यादा जानकारी के साथ। अमरीश, जरा बताइए सरकार ने शुगर मिलों को जीएसटी से क्यों जोड़ा है? देखिए, लगातार हम ये रिपोर्ट करते आ रहे थे कि सरकार जो सबसे रेगुलेटेड सेगमेंट है पूरे इंडस्ट्री का, कमोडिटी का, वो शुगर सेक्टर है और इसको लेकर सरकार की योजनाएं बहुत सारी, एथेनॉल से लेकर तमाम ऐसी बड़ी परियोजना पे सरकार काम कर रही थी। लिहाजा शुगर का डाइवर्जन कितना होना चाहिए, शुगर की कीमतें क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ सरकार तय कर रही थी। और सबसे बड़ी बात ये कि इस पूरे इकोसिस्टम से किसान लगातार और सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। सरकार लगातार एफआरपी को रिवाइज कर रही थी। अभी कैबिनेट ने कल ही एफआरपी 15 रुपए बढ़ाई। बावजूद इसके कई सारे ऐसे किसान थे जिनको की जो चीनी मिले हैं वो पूरा पैसा नहीं दे रही थी। वजह ये थी कि खांडसारी उसमें शामिल नहीं था और लगभग 450 ऐसी कंपनियां हैं जो कि खांडसारी का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन क्योंकि वो चीनी के सेगमेंट में नहीं आता, लिहाजा उसको लेकर वो एफआरपी नहीं देती हैं। अब सरकार ने इस पूरे इकोसिस्टम को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की है, जहां कंपनियों का जो उत्पादन है, जो बिक्री का डेटा है और जो उनका जीएसटी का डेटा है, उससे मिलान किया जाएगा। और कंपनियां अगर कुछ छुपा रही हैं या अंदर खाने कुछ कर रही हैं, तो उसकी जानकारी सरकार के पास साफ तौर पर रहेगी और सरकार इस लिहाज से उस पर कार्रवाई भी कर सकती है। इसके साथ ही चूंकि पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और बाजार में शुगर की कीमतें रेगुलेटेड रहे, उपलब्धता लगातार बनी रहे, साथ ही साथ किसी भी कीमत पे या किसी जगह पे अगर अचानक कोई क्राइसिस हो रही है तो उसको कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है, उसको कैसे रोका जा सकता है, उसको लेकर सरकार को स्ट्रेटेजी बनाना आसान होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इथेनॉल का जो डाइवर्जन है उसका क्या परसेंटेज होगा, सरकार कैसे इस पे आगे बढ़ रही है,
उसको लेकर योजनाएं बनाना आसान होगा। लिहाजा इस पूरे इकोसिस्टम को और ट्रांसपेरेंट करने के लिए सरकार ने जीएसटी पोर्टल से इसको जोड़ा है। इसके साथ ही सरकार इसको पूरे इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए एक और पहल कर रही है। शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2025 को उसमें संशोधन किया गया है और संशोधन के साथ ही कई सारी चीजें हैं जो कि और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। साथ ही साथ चीनी कंपनियों की जवाबदेही और बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा फायदा इसमें ग्राहक को होगा, जहां उसके पास जो उपलब्धता है चीनी की वो लगातार बनी रहेगी। उसके लिए जो इथेनॉल की कंजम्पशन है वो उस पे सरकार की नजर रहेगी और चीनी कंपनियां इसमें किसी भी तरह की अगर हीला हवाली करती है तो उस पर भी सरकार एक्शन ले सकती है टाइम बाउंड तरीके से। इसके साथ ही फूड सेक्रेटरी ने ये भी कहा है कि ये पूरा इकोसिस्टम जो है, क्योंकि हम शुगर सीजन के साथ चल रहे होते हैं, तो ऐसे में अक्टूबर के आसपास एक और रिवीजन इसमें देखा जा सकता है। एक्सपोर्ट को लेकर सवाल जब पूछा गया तो ये जरूर कहा गया था कि अभी तक जो प्रोडक्शन का डेटा है उसका एस्टिमेट लिया जा रहा है और एक बार ये एस्टिमेट आ जाएगा, यानी कि इस महीने के अंत तक एक बार और एस्टिमेट आ जाएगा एडवांस, तो हम ये देख सकते हैं कि क्या हमें रिक्वायरमेंट होगी कि हम एक्सपोर्ट के लिए कोई परमिशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं वो बनी रहेंगी। कंज्यूमर के लिए अच्छी खबर ये कि चीनी की उपलब्धता और चीनी की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके साथ ही पूरा इकोसिस्टम जो चीनी से रिलेटेड है वो और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा और किसान को एफआरपी का पूरा पूरा फायदा होगा। जी ओके, तो ये रही चीनी मिलों से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सरकार ने कसी चीनी मिलों पर नकेल, और इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए अमरीश आपका हम धन्यवाद करते हैं। आइए अगली खबर की ओर अब रुख कर लेते हैं। पहलगाम मामले से जुड़ी हुई ये खबर जो सामने आ रही है उसमें ताज़ा अपडेट ये है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एनआईए की जांच तेज हो गई है और कुछ बड़े खुलासे की बात भी सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार एनआईए को अंदेशा ये है कि हुर्रियत के कई गुटों और जमात इस्लामी के समर्थकों ने आतंकियों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार करने में मदद की थी। एनआईए अभी इसकी जांच कर रही है और जिन लोगों पर छापेमारी की गई है उनके कॉल रिकॉर्ड्स की भी जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार पहलगाम के अलावा आतंकियों के निशाने पर आरू घाटी, अम्यूजमेंट पार्क और बेताब वैली भी थे। फिलहाल एनआईए की जांच को लेकर जो खुलासे सामने आ रहे हैं उस पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अन्वेष रहते हैं। अन्वेष, एनआईए की जांच में तो कुछ बड़ी बातें सामने खुलकर आई हैं, क्या कहा गया है? जी देखिए स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा। एनआईए की जो जांच चल रही थी, पहलगाम अटैक जो इनोसेंट सिविलियंस मारे गए, जहां पे उस पर कई बड़ी बातें खुल के निकल के आई हैं। इसी के साथ साथ एनआईए की डीजी भी एनएसजी के डीजी भी आज कश्मीर पहुंचे हैं और इसी के साथ साथ इस इन्वेस्टिगेशन को भी तेज़ कर दिया गया है। इस हमारे सूत्रों के मुताबिक जो हमें खबर पता चली है वो ये है कि लगभग जो पहले 2500 ओवरग्राउंड वर्कर्स OGWs को पकड़ा गया था, अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स को, उनमें से अभी भी लगभग 186 OGWs अभी पुलिस हिरासत में हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इन्हीं पूछताछ के दौरान कई ऐसे बड़े खुलासे यहाँ पे सामने आए हैं। ये जो टेररिस्ट थे, पाकिस्तानी ट्रेंड टेररिस्ट थे, जो पाकिस्तान में ट्रेंड होकर पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट थे, पाकिस्तानी टेररिस्ट, ये लगभग 15 अप्रैल को ही वहाँ पे पहुँच गए थे। उसके बाद उन्होंने इस जगह को रेकी की थी। इस जगह को रेकी करने में ओवरग्राउंड वर्कर्स ने की मदद की थी। इसी के साथ साथ अभी भी उन्होंने इसके साथ साथ इन्होंने 2 और जगहों पे जो है वो रेकी किया था। वो उसमें से एक अम्यूजमेंट पार्क भी था जहां पे इन्होंने रेकी किया था। हालांकि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से या सिक्योरिटी बीफ अप की वजह से वहां पे वो लोग अटैक नहीं कर पाए थे और इसी वजह से उन्होंने पहलगाम में इस कायरतापूर्ण हादसे को अंजाम दिया। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि करीब 20 ओवरग्राउंड वर्कर्स थे जो लगातार इन टेररिस्ट के संपर्क में थे और इसी के साथ साथ जो टेररिस्ट पाकिस्तान से आए थे उनके पास सैटेलाइट फ़ोन्स थे, जिससे वो अपने आकाओं से, पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तानी आकाओं से लगातार संपर्क में थे और इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया। बिल्कुल, तो ये कुछ बड़े खुलासे हुए हैं एनआईए की जांच में, जिस पर ज्यादा जानकारी और ताज़ा अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी अन्वेष रथ। अन्वेष, थैंक यू सो मच इस जानकारी के लिए, आपका करते हैं। तो पहलगाम में इस वक्त स्थिति क्या है, कैसे सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको ग्राउंड जीरो से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट।
ये सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। तकरीबन 15 से ज़्यादा गाड़ियों में एनआईए की टीम ऊपर पहुंची है जांच के लिए। जो ओजीडब्ल्यू वर्कर हैं जो हिरासत में लिए गए हैं उनको भी स्पॉट पे ले जाकर पूछताछ की जाएगी। इन जंगलों में सर्चिंग चल रही है। जो आर्मी के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, वो अलग अलग जगह चेकिंग कर रहे हैं कि आखिरकार आतंकी कहाँ छुपे बैठे हैं बड़ी तादाद में। इसके अलावा देखिए जितने भी वो जिप लाइन वर्कर से लेकर दूसरे जो ओजीडब्ल्यू वर्करों को हिरासत में लिया गया, आज फिर उनके साथ जो एनआईए की तकरीबन 15 कारबर की जो टीम पहुंची हुई है वो पूछताछ करेगी। और 3D मैपिंग आज फिर से हो गया है, दूसरा दिन है और पूरी घटना की 3D मैपिंग कराई जाएगी। एफएसएल टीम है। इसके अलावा बताइए भी जा रहा है कि कुछ देखिए रॉ से जुड़े हुए जो टीम के मेंबर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए आज 23 से 1 तारीख हो गई है, लंबा वक्त बीत गया लेकिन अब तक आतंकियों का अता पता नहीं है। जो आतंकी हमले में मारे गए उन परिजनों की और उनसे जुड़े लोगों की मांग है कि सबक सिखाया जाना चाहिए देश के दुश्मनों को। इन बिहाड़ों में कहीं छुपे बैठे हैं क्योंकि देखिए बताया ये भी जा रहा है कि पहलगांव के साथ साथ वेस्टर्न वैली के अलावा 2 और स्पॉट ऐसे थे जहां पर रैकी की गई थी और लेकिन सबसे सेफेस्ट इसी वेस्टर्न वैली को चुना गया। और यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो वायसरन वैली है जहां पर आतंकियों ने वो हरकत की थी 23 तारीख को। बड़ी तादाद में लोगों की जान ले ली। अब उनको ढूंढने के लिए आर्मी के जवान हैं वो सर्चिंग कर रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान हैं वो देखिए इंसास राइफल्स और AK-47 राइफल्स के साथ यहाँ पर तैनात हो गए हैं। कोई ऊपर नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जा सकता, आम हो या खास हो, कोई ऊपर नहीं जा सकता ऊपर, क्योंकि जांच एजेंसियां हैं उनकी जद में वेस्टर्न वैली है। वहीं आतंकियों के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बलों ने पहाड़ों से लेकर निचले इलाकों तक तलाशी अभियान तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG, सेना और CRPF की टीमें लगातार नियंत्रण रेखा के पास जंगलों में निगरानी बनाए हुए हैं और आतंकियों की तलाश की जा रही है। देखिए खालिद हुसैन की रिपोर्ट श्रीनगर से। कश्मीर में जो मिलिटेंसी है वो अब बस्तियों से निकलकर जंगलों में चली गई है। पिछले 2-3 साल से अगर हम बात करें तो मिलिटेंट्स की जो मॉडस ऑपरेंडी है वो बदल गई है। अब वो बस्तियों में किसी घर में बैठकर जो है कार्रवाई नहीं करते हैं, बस्तियों में कोई हमला नहीं करते हैं, बस जंगलों में बसते हैं और इन्हीं घने जंगलों में बसकर अपने हाइडआउट्स बनाते हैं। प्राकृतिक रूप से जो गुफाएं हैं उनका सहारा लेते हैं और फिर कभी प्लान बनाते हैं एक्शन का और नीचे आकर हमला करके फिर से इन्हीं तरह के घने जंगलों में छुप जाते हैं, जैसा कि हमने बाईसरन में भी देखा। बाईसरन के आसपास भी इसी किस्म के देवदार के बड़े बड़े जंगल हैं और वहां भी जो हमलावर आए उन्होंने हमला किया और आज 9वें दिन तक वो इसी तरह के घने देवदार के जंगलों में छुपे हुए हैं जहां उनके पहले से हाइड आउट थे। और ये बताया जा रहा है कि वो हमले से 2-3 दिन पहले बाईसरन के इर्द गिर्द पैराफेरीज में पहुंचे थे। वहां उन्होंने जो है हाइड आउट्स भी बनाए थे और इसके अलावा हापतनार में तो वो कोकर्रा हापतनार में 2-3 महीने तक रहे हमले से पहले। वहां तो एक टेम्परेरी बेस भी बनाई गई थी। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से केंद्र सरकार लगातार दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने में लगी हुई है। इस कार्रवाई पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई करने से पहले सरकार को 1000 बार सोचना चाहिए। कई लोगों के मकान उड़ाए गए। अब मुझे बताइए, अगर बेटा मिलिटेंट बन जाता है तो बाप की क्या जिम्मेवारी है उसमें? माँ की या बहनों की क्या जिम्मेवारी है? उड़ा दिया, किस लिए उड़ा दिया? मुझे बताइए, उससे क्या हम लोग मजबूत होंगे? उससे जो हमारी यकजहती है क्या उस पर धक्का नहीं आ सकता? लोग नहीं सोचेंगे ये क्या हो रहा है? इन्हें हर बात पे 1000 दफ़ा सोचना चाहिए। उस एक्शन से कहीं हमारे में जो एक यकजहती हो गई है उसको नुकसान तो नहीं पहुंचे, मगर वो दफ्तरों में बैठ के ये फैसले करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि इसका असर क्या होगा।
पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जारी है। भारत ने पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस 23 मई तक के लिए बंद कर दिया है। सरकार ने इसके लिए नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम जारी किया है, जिसे 23 मई तक के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी भारत के एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। यानी अब पाकिस्तानी एयरलाइंस को भारत के एयर स्पेस से बचने के लिए लंबे और घुमावदार रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। इससे उड़ानों की दूरी और समय बढ़ेगा, नतीजतन ईंधन की खपत बढ़ेगी। पाकिस्तान ने भी पहले से ही भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया हुआ है। आइए कुछ और अब खबरें आपको दिखाएं। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में सेबी चेयरपर्सन तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि एनएसई के आईपीओ को लेकर बातचीत जारी है। साथ ही कहा कि एनएसई के आईपीओ को लेकर कई सवाल किए गए हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और लिटिगेशन से जुड़े जवाब मिलने बाकी हैं। सेबी चेयरमैन ने कहा कि एनएसई के आईपीओ को आगे बढ़ाने के लिए काम जारी है। साथ ही कहा कि एनएसई का आईपीओ रोकने की योजना नहीं है, सिर्फ रिस्क घटाना चाहते हैं। तुहिन कांत पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत की जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने। एक बहुचर्चित आईपीओ जो पेंडिंग है, एनएसई का आने वाला है। वैसे तो इतने शेयर होल्डर्स हो चुके हैं, जब भी हमारी मुलाकात होती है हम पूछते हैं एनएसई, तो वो कहते हैं कि सेबी जब अप्रूव करेगी तब ले आएंगे। कब तक, और कोई खास हो जाए कि आईपीओ रुका हुआ है? ये 3-4 इश्यूज जो हैं, टेक्नोलॉजी है, गवर्नेंस है और लिटिगेशंस जो उनकी पेंडिंग हैं, और क्लियरिंग कॉरपोरेशन का मतलब रोल क्या रहेगा, रोड मैप क्या रहेगा। ये जो 4 चीज़ें हैं, इन पे हमारा आपस में कुछ हमने क्वेश्चंस रेज किए हैं, कुछ उनको जवाब दिए हैं। उसके बारे में आई थिंक एंगेजमेंट प्रोसेस है। तो हमारा इंटेंट रहेगा कि ये बहुचर्चित, बहुत देर से प्रतीक्षित चीज़ आगे बढ़े और उसको विद प्रॉपर सॉल्यूशन, सो दैट हमारे में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है और मार्केट MIIs के हिसाब से ये एक सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट वो है। इसकी कमर्शियल इंटेंट तो है ही है, क्योंकि सब लोग, हमारा जो मॉडल हमने अपनाया है कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस आल्सो आर कमर्शियल, except for clearing corporation, others are listed also, many of them, BSE is listed. तो लेकिन ये भी सच है कि ये सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव भी लगाना पड़ेगा। ठीक बात है। तो दोनों का ही सामंजस्य रहेगा, कमर्शियल और वो लेके। लेकिन हम लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रयत्नशील होंगे, rather than रोकने के लिए। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने यह भी कहा कि निवेशकों का भरोसा मार्केट पर बनाए रखना बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही कहा कि इन्वेस्टर्स की जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार काम चल रहा है। सेबी चेयरमैन ने कहा कि 70,000 से ज्यादा फर्जी इन्फ्लुएंसर्स पर बैन लगाया है। गूगल, फेसबुक पर फर्जी ऐड चलाने वालों पर लगाम लगाई जा रही है। साथ ही कहा कि सर्विलांस के जरिए अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स की पहचान भी जारी है। तो चेयरमैन सर, एक चीज़ जो है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये रखा है, जो रेगुलेटेड हैं, सेबी के परव्यू में आते हैं, IARA, इन्फ्लुएंसर्स, वहाँ पर तो बहुत बढ़िया कंट्रोल है। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, और वो शायद लोग बाज़ार को, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। उससे कैसे डील करें? तो उनके लिए डील करने के लिए हमने 70,000 के करीब ऐसे लोग जो वो हैं, सोशल मीडिया से हमने उनको बाहर निकाला है। कि एक तो हमने टाइटन किया है कि जो उनको एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिल सकती। यदि जो रजिस्टर्ड सिस्टम है, हमारा इकोसिस्टम उन लोगों को प्रमोट नहीं कर सकता जो कि रजिस्टर्ड नहीं है सिस्टम में, तो दैट वो उस तरह से वो एडवर्टाइजमेंट नहीं पा पाएंगे। दूसरा, जो हमारी पावर्स हैं उसको यूज़ करते हुए और गूगल, मेटा वगैरह उनके साथ कोऑपरेशन से हमने 70,000 के करीब जो हैं इस तरह के मतलब जो वीडियोस हैं, यूट्यूब हैं, सोशल मीडिया वो हैं, चैनल्स हैं, उनको टेक डाउन किया है। अब ये अलग बात है कि फिर उसमें और नए पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी है प्लेटफॉर्म, बट उस पर हमारा कांस्टेंट सर्वेलेंस जारी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है। खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।